के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल अगले महीने पीजीआई में 15 अक्टूबर को वैक्सीन का ट्रायल होगा। 60 साल से ज्यादा उम्र वालों पर यह ट्रायल किया जाएगा। भारत बायोटेक विकसित कर रहा है वैक्सीन। बीआरडी मेडिकल गोरखपुर में ट्रायल की मंजूरी दी गई है। तो पीजीआई में 15 अक्टूबर को यह ट्रायल होगा। 60 की उम्र से पार जा चुके लोगों के लिए यह ट्रायल किया जाएगा। तो ऐसे में भारत बायोटेक की बन रही वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसको नाम दिया गया है, उसका यह ट्रायल चल रहा है। भारत बायोटेक विकसित कर रहा है एक वैक्सीन जिसका सेकेंड राउंड के सेकंड स्टेज की जो ट्रायल है वो पूरा हो चुका है और अब थर्ड स्टेज का ट्रायल होगा। तो कोरोना वैक्सीन पर तीसरा ट्रायल अगले महीने किया जाएगा। 15 अक्टूबर से पीजीआई के अंदर यह ट्रायल होगा, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यह ट्रायल किया जाएगा। तो 60 साल से ज्यादा उम्र वालों पर यह ट्रायल होगा। भारत बायोटेक विकसित कर रहा है एक वैक्सीन। बीआरडी मेडिकल गोरखपुर के अंदर ट्रायल की मंजूरी दी गई है। बीआरडी मेडिकल गोरखपुर में भी ट्रायल की मंजूरी दी गई है। तो कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल अगले महीने होगा। पीजीआई में 15 अक्टूबर को वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। तो पीजीआई में 15 अक्टूबर को वैक्सीन का ट्रायल होगा। 60 साल से ज्यादा की उम्र वालों पर यह ट्रायल किया जाएगा। भारत बायोटेक विकसित कर रहा है कोरोना की वैक्सीन और कोवैक्सीन नाम से ये बन रही है। फिलहाल आपको बता दें कि देश भर में और दुनिया भर में कहना चाहिए कि कई वैक्सीन हैं जो कि ट्रायल जिनका चल रहा है, अंडर ट्रायल है। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, ये भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल जो थर्ड ट्रायल कहना चाहिए, थर्ड स्टेज का जो ट्रायल है वो शुरू हो गया। किस तरीके से और किस किस जगह पर ये ट्रायल होंगे? देखिए, अब फिलहाल अभी जो लखनऊ में पीजीआई में और गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ये ट्रायल शुरू होगा अभी से, और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। क्योंकि ये देसी यानी जो है स्वदेशी कंपनी है भारत बायोटेक, जो ये कोवैक्सीन बना रही है कोरोना कोविड-19 को लेकर के, और इसका थर्ड फेज का ट्रायल तो जो है मंजूरी मिल गई है। अब अगले महीने से इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा थर्ड स्टेज का, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है तीसरा जो होता है, क्योंकि इसके बाद फिर जो है वैक्सीन को जो है परमिशन मिलेगी उसका प्रोडक्शन करने की, और उसके बाद जो है वो वैक्सीन जो है बाजार में लाने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर जो है लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार की भी कोशिश है और जो तमाम फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वैक्सीन बनाने में जुटी हैं, उनकी भी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी एक ऐसी वैक्सीन जो टूरिस्ट होने के साथ ही भरोसेमंद हो। देश में 30 करोड़ की आबादी तो जाहिर सी बात है, ऐसे जो है कंपनियों को अभी बड़ा बोझ है, दबाव जल्दी जल्दी बड़ी मात्रा में जो है वैक्सीन की है, इसको लेकर कंपनी काम कर रही है। और इसका जो ट्रायल, आलोक, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं आ पा रही, हम दोबारा आपसे संपर्क कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि 60 से ज्यादा उम्र वालों पर यह ट्रायल किया जाएगा। भारत बायोटेक विकसित कर रहा है एक वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन, और कोवैक्सीन का अब थर्ड ट्रायल शुरू होगा। थर्ड ट्रायल में 60 साल से उम्र के ज्यादा वाले लोगों पर ये ट्रायल किया जाएगा, जिसमें अभी 2 जगहों पर यह ट्रायल किया जाएगा, एक लखनऊ पीजीआई और दूसरा गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। तो 2 जगहों पर यह ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल के जो रिजल्ट होंगे उसके मुताबिक आगे चला जाएगा। फिलहाल आपको अभी तक का बता दें कि वैक्सीन के जो ट्रायल चल रहे हैं सफल बताए जा रहे हैं, लेकिन एक्यूरेसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कितने एक्यूरेट ये वैक्सीन होगी। तो बीआरडी मेडिकल गोरखपुर में भी ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल अब शुरू हो रहा है। पीजीआई में 15 अक्टूबर को वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। 60 से ज्यादा उम्र वालों पर यह ट्रायल होगा। लखनऊ पीजीआई और बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, इन 2 जगहों पर अभी ट्रायल शुरू हो रहा है। भारत बायोटेक के ये विकसित कर रहा है। फिलहाल आपको बता दें, भारत बायोटेक विकसित कर रहा है वैक्सीन। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर और पीजीआई लखनऊ में यह ट्रायल किया जाएगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के अंदर भी ट्रायल चलेगा। आपको बता दें, लखनऊ पीजीआई में भी ये ट्रायल होगा। 15 अक्टूबर को वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। तीसरा चरण कहा जाता है जिसे। अब आपको बता दें कि 3 चरणों में ये ट्रायल होते हैं। तीसरा चरण, आखिरी चरण जो है वो इसका ट्रायल का रहेगा, और इसको लेकर काफी उत्साहित भी है भारत बायोटेक और तमाम वैज्ञानिक, क्योंकि वैक्सीन बनाने की ओर एक और कदम आगे बढ़ेगा। अच्छे थे, उत्साहजनक थे, जिसके बाद थर्ड फेज का ट्रायल शुरू किया जा रहा है। और समझने वाली बात है कि जो है वैक्सीन बनाने में बहुत समय लगता है, कभी कभी 3-4 साल का भी समय लगता है, क्योंकि लेकिन अब इतना समय नहीं है। जिस तरह से कोविड का प्रसार फैल रहा है पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी उससे अछूता नहीं है, और स्थितियां वाकई बहुत ही गंभीर है। तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं कंपनियों को भारी दबाव है, बड़ा दबाव है, ताकि वो जल्दी से जल्दी वैक्सीन विकसित करें। साथ ही साथ
वैक्सीन विकसित करने में समय का ध्यान रखना है, क्योंकि जल्दी है, समय को भी कम करना है, साथ ही साथ जो है उसकी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना है। इसीलिए जो है आलोक, लगातार WHO ने भी ट्रायल एक किए जा रहे गारवी हैं। नाम का एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप के अंदर वैक्सीन को लेकर तमाम देशों को आमंत्रित किया है कि आकर जुड़ें और वैक्सीन बनाने की तरफ एक मिलकर कदम आगे बढ़ाया जाए। हालांकि अभी तक भारत में उसमें शामिल नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले समय में अगर वैक्सीन डेवलप होती है तो क्या भारत की ये स्ट्रेटेजी रहेगी कि वो गारवी में जाकर शामिल हो? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पूरी दुनिया कोरोना के प्रकोप से परेशान है। सभी देश जो है और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन बने ताकि उनको भी मिले, और सारे देश कोशिश भी कर रहे हैं। WHO भी कोशिश कर रहा है। खासकर ऐसे गरीब देशों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है जिनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। तो WHO ने पहले भी कहा था कि उन देशों का भी ध्यान रखना होगा जो खरीद नहीं सकते। और साथ ही साथ जो है सीरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे में, वो भी लगातार जो है वैक्सीन प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि बाहर के कई देशों की वैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है। कई वैक्सीन ऐसी हैं जो लास्ट फेज में है, चल रही हैं। तो माना जा रहा है कि भारत भी इस ग्रुप में जरूर शामिल होगा, क्योंकि ये आपसी सहमति से ही इसका जो है प्रसार रोका जा सकेगा। और जो भी देश पहले पहुंचेगा किसी भी वैक्सीन के बनाने के करीब या वैक्सीन बना लेगा और साथ ही साथ वो सुरक्षित होगी, तो निश्चित रूप से वो दूसरे देशों से भी साझा करेगा, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक देश की समस्या नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। और जाहिर सी बात है, साझा और सहमति से ही आपस में मिलकर ही इस पे जो है रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास आलोक, लेकिन नीलेश अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, अब PGI लखनऊ के अंदर ये ट्रायल शुरू होगा, इसको लेकर तैयारियां PGI लखनऊ में किस तरीके की हैं? देखिए, अगर हम PGI की बात करें तो PGI में लगातार तमाम दवाइयों को लेकर रिसर्च चलती रहती है, तमाम बीमारियों को लेकर रिसर्च चलती रहती है। उसी का नतीजा है कि भारत बायोटेक जो है वो PGI के अंदर रिसर्च करना चाहता है। जो कोविड वैक्सीन वो बना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि PGI के जो डॉक्टर्स हैं वो लगातार इस कार्य में माहिर रहते हैं, कि चाहे वो रिसर्च करने की बात हो या तमाम अलग बीमारियों पर काम करने की बात हो। बात कर रहे हैं कोविड-19 जैसी वैश्विक बीमारी से पूरा देश और दुनिया जूझ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ये राहत भरी खबर है कि भारत बायोगैस कोवैक्सीन नाम की एक वैक्सीन तैयार कर रहा है, जिसका ट्रायल PGI और गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज लगातार ये रिसर्च उत्तर प्रदेश के साथ देश और दुनिया कर रही है कि लगातार जो ये वैश्विक महामारी है कोविड-19, उससे कैसे निपटा जाए। अगर इससे पहले की हम अगर बात करें PGI अस्पताल की, तो PGI में लगातार तमाम बीमारियों को लेकर रिसर्च किए गए। खासतौर पर कोविड-19 जब उत्तर प्रदेश के अंदर आया, उसके बाद से लगातार जो PGI के डॉक्टर्स थे वो रिसर्च कर रहे थे कि किस तरीके से इस बीमारी पर काबू पाया जाए। उसी का नतीजा है कि भारत बायोटेक जो कंपनी है उसने PGI को चुना है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तीसरे चरण के ट्रायल को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल अगर भारत बायोटेक कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो बनाने में अगर कामयाब होता है तो ये देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। उसके अलावा अगर हम WHO के निर्देशों को माने तो WHO का साफ तौर पे कहना है कि तमाम देशों के साथ ये अनुबंध किया गया है कि जो भी देश कोविड-19 से लड़ने वाली वैक्सीन तैयार कर लेगा या जो कोविड-19 को खत्म करने वाली वैक्सीन तैयार कर लेगा, वो दूसरे देशों को जरूर देगा। तो इस तरीके की तमाम तरीके की तैयारियां उत्तर प्रदेश के साथ देश दुनिया कर रहा है। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश के BRD मेडिकल कॉलेज की बात करें, जो गोरखपुर में आता है, गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद कहा जाता है, इसलिए भी वहां पर तमाम तरीके की व्यवस्थाएं लगातार तेज रहती हैं। उसके अलावा अगर हम PGI की बात करें, PGI लखनऊ में आता है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री यहाँ से हैं। उसको देखते हुए लगातार जो PGI की व्यवस्थाएं रहती हैं वो बेहतर रहती हैं। तैयारियों पे अगर हम बात करें तो तैयारियां पूरी हैं। लगातार डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं। अगले महीने की 15 तारीख को इसका ट्रायल शुरू किया जाएगा। जब ट्रायल शुरू किया जाएगा तो देखने वाली बात यह होगी कि जो भारत बायोटेक जिस वैक्सीन को बनाने का दावा कर रहा है, अगर वो सफल होता है तो उत्तर प्रदेश के लिए काफी राहत भरी खबर होगी, खासतौर पर राजधानी वासियों के लिए, क्योंकि अक्सर राजधानी में पिछले एक महीने की अगर हम बात करें तो 1000 से नीचे कभी पेशेंट नहीं मिलते हैं। उसी का नतीजा है कि लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए नीलेश, और आपका भी और आलोक आपका भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है जहां पर महोबा के क्रेशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी हत्या का ये पूरा मामला है। मामले में SIT रिपोर्ट पर विजिलेंस की भी नजर है। आपको बता दें कि निलंबित SP के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच कर रहा है विजिलेंस। वाराणसी रेंज के IG विजय सिंह मीना की अध्यक्षता में ये गठित हुई है SIT। 3 सदस्यीय SIT ने अपनी जांच में माना तत्कालीन SP के दबाव में पुलिस क्रेशर कारोबारी का उत्पीड़न कर रही थी। इससे मानसिक रूप से बेहद परेशान थे इंद्रकांत त्रिपाठी। SIT की रिपोर्ट में साफ हुआ कि महोबा में पुलिस तंत्र धन उगाही में लगा हुआ था। SP पर पैसा मांगने का आरोप लगाने के बाद इंद्रकांत अपनी जान को खतरा बताने लगे थे। इसी बीच वो संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए और अंततः उनकी मौत हो गई।
एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में मानसिक रूप से भारी तनाव में होने का कारण इंद्रकांत द्वारा आत्महत्या किए जाने का अंदेशा जताया है। इस तरह एसआईटी की जांच में एसपी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की संभावना दिखती है। विजिलेंस की पूरी जांच ही एसपी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर केंद्रित है। विजिलेंस की टीम ने भी जिले का दौरा, पुलिस कर्मियों से बातचीत ये सभी किए हैं और मृतक व्यापारी के परिजनों तक से पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस मणिलाल पाटीदार की संपत्तियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। इसमें बैंक खातों का विवरण भी शामिल है। महोबा में दर्ज मुकदमों में वांछित होने के वजह से पाटीदार फरार चल रहे हैं। पुलिस के साथ ही एसआईटी तक अभी तक उनके पूछताछ नहीं कर पाई उनसे। अपनी जांच के दौरान विजिलेंस उनका भी बयान दर्ज करेगी। अब खबर लखनऊ से, जहां पर सिंचाई विभाग में जल्द होगी बड़े पैमाने पर भर्ती। 14,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती करेगी सरकार। यूपीएसएससी जल्द ही शुरू करेगी भर्ती प्रक्रिया। इसके लिए विभागीय स्तर पर कवायद शुरू की गई है। अलग अलग खंडों से रिक्त पदों के बारे में सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। विभाग में खंडीय, मंडलीय और प्रमुख अभियंता कार्यालय संवर्ग के लिपिकों की भर्ती होगी। सीचपाल, सीच पर्यवेक्षक, जिलेदार, कार्य पर्यवेक्षक, मुंशी, हेड मुंशी और नलकूप चालकों की भर्ती होगी। 50% से ज्यादा खाली पदों को जल्द भरेगी सरकार। इन पदों के लिए इंटरमीडिएट होनी चाहिए शैक्षिक योग्यता। तो समूह गा के लिए इन पदों पर होनी है नियुक्ति। आपको बता दें कि समूह गा के 14,000 पद ऐसे हैं जिन पर नियुक्तियां होनी है, जिसमें लिपिक 2,375, सीचपाल 4,587, इसके अलावा सीच पर्यवेक्षक 849, जिलेदार 430, कार्य पर्यवेक्षक 49 पद, मुंशी 315, हेड मुंशी 38, नलकूप चालक 5,724। इन पदों पर नियुक्तियां होनी है। तो ये सभी नियुक्तियां समूह गा के पदों पर होनी है। जौनपुर की इमरती को ब्रांड बनाएगी योगी सरकार। देश विदेश में पहुंचेगी जौनपुर की इमरती की मिठास। जौनपुर की इमरती को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, लोगों के दिलों और दिमाग पर छाई रहती है इमरती की मिठास। इसे जो महत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। सीएम ने कहा कि यहाँ की इमरतियां कई दिनों तक रखी जा सकती हैं। इसकी मिठास को हम पूरे देश में फैलाएंगे। इसके लिए यूपी सरकार इसको ब्रांड बनाएगी। योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। यहाँ की इमरती विश्व प्रसिद्ध है। इसकी मिठास को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्रांड दिया जाएगा। सरकार सहयोग करेगी जिससे जौनपुर की इमरती की मिठास पूरे देश में फैल सके। इमरती के साथ ही जौनपुर के इत्र पर भी फोकस करेगी सरकार। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जौनपुर की इमरती का जिक्र किया गया, किस तरीके के आदेश रहेंगे और आने वाले समय में किस तरीके का एक्सपोजर मिल पाएगा जौनपुर की इमरती को? देखिए, जौनपुर की इमरती अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है और खासकर जो है आसपास के जिलों की अगर बात करें तो जौनपुर की मिर्ची को लोग जो है बड़े शौक से खरीदते हैं, खाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस मिर्ची को कई दिनों तक रखा जा सकता है और अपने आप में एक ऐसी अनूठी मिठाई है जो जौनपुर की मिर्ची है कि जिसको लोग बहुत जो है पसंद करते हैं। बहुत बड़े स्तर पर जो है लोग वहाँ जाते हैं, खरीदारी करते हैं। और कल मुख्यमंत्री भी जौनपुर में थे, जहाँ पे उन्होंने जो है अपने संबोधन में जौनपुर की मिर्ची का जिक्र किया और साथ ही साथ कहा कि इसकी मिठास जो है हम इसको जो है पूरे देश में फैलाएंगे, इसको एक ब्रांड बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने सरकार के स्तर पर ये घोषणा की और जो है ये कहा कि जो है इसको ब्रांड बनाएगी सरकार, यूपी सरकार, और इसको देश ही नहीं विदेश में भी पहुंचाएगी। तो कहीं ना कहीं जौनपुर के लिए भी एक बड़ा तमगा होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो इमरती है जौनपुर की, वो अब जौनपुर से निकलकर, चूंकि बाहर कई जिलों में आसपास के पूर्वांचल में काफी लोकप्रिय है पहले से ही, लेकिन अब पूरे देश में पहुंचेगी, साथ ही साथ विदेशों में भी ये पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं जौनपुर के लिए बड़ी बात होगी और खासकर जौनपुर की जो इमरती इससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ी बात होगी कि उनके यहाँ की एक स्थानीय मिठाई अब जो है देश के साथ साथ विदेशों में भी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बारे में खुद बात की, उन्होंने खुद इस इमरती का जिक्र किया, साथ ही साथ तमाम सहयोग की बात की कि किस तरह से सरकार इसको ब्रांड बनाएगी। तो जाहिर सी बात है सरकार इसके लिए तैयारी का निर्देश देगी। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से चूंकि ये बात कही गई तो जाहिर सी बात है अब जो भी संबंधित विभाग है उनको मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया जाएगा और इसके बाद इसको ब्रांड के रूप में स्थापित करने की तैयारी करेगी सरकार की। अच्छा, जिस तरीके से सरकार ये चाहती है कि हर शहर की एक पहचान हो और उस पहचान को रोजगार, स्वरोजगार, वहां के विकास से जोड़ा जा सके, तो क्या जौनपुर के लिए ये इमरती उस स्तर पर साबित हो सकती है? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री ने साफ साफ इमरती का जिक्र किया और उसके बाद उन्होंने जौनपुर भी, जिस तरह से कन्नौज में इत्र बनता है उसी तरह से जौनपुर में भी इत्र का कारोबार होता है। इत्र के व्यवसाय से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है
जब ये इसको पहचान दिलाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है, इसको ब्रांड बनाने की बात कही है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, बड़े और ज्यादा पैमाने पर लोग इससे जुड़ेंगे और एक रोजगार का एक बड़ा जरिया भी बनेगा। क्योंकि जब पहचान बड़ी होगी, ब्रांड बनेगा, तो जाहिर सी बात है डिमांड भी बढ़ेगी इस इमरती की। तो निश्चित रूप से इसमें जो है कारोबार के लिहाज से अगर देखा जाए तो लोग ज्यादा जुड़ेंगे और बड़े स्तर पर चूंकि डिमांड होगी, तो जाहिर सी बात है इसको बनाने वालों की भी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। कई प्रतिष्ठान और खुलेंगे, अभी कुछ कम ही प्रतिष्ठान है जिनकी इमरती वहाँ पे प्रसिद्ध है, लेकिन जाहिर सी बात है जब ब्रांड बनेगा, डिमांड बढ़ेगी, देश के साथ साथ विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक रोजगार का बड़ा साधन भी खुलेगा। इससे ज्यादा लोग रोजगार से भी जुड़ेंगे और जिले की पहचान भी बढ़ेगी, क्योंकि निश्चित रूप से पहचान और जो इमरती जौनपुर और जौनपुर की इमरती दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने जो है इस बात को कहा है कि सरकार इसमें सहयोग करेगी, इसको जल्द से जल्द ब्रांड बनाएगी और देश के साथ पूरे विदेशों में भी इसकी मिठास को पहुंचाएगी यूपी सरकार जी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं खबर में आगे। नोएडा पुलिस की सराहनीय पहल देखने को मिली। नोएडा पुलिस ने शुरू की है पुलिस सखी सेवा। रेप पीड़ित महिलाओं के जीवन में रंग भरने की एक कवायद है। वारदात के बाद अक्सर अवसादग्रस्त हो जाती हैं पीड़िताएं और दुष्कर्म की घटना के बाद समाज परिवार से कट जाती हैं पीड़िताएं। अवसाद से बाहर यानी कि डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने यह पहल शुरू की है। डीसीपी महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला ने बताया कि ये एक नई शुरुआत की गई जिसमें जो बच्चे युवती रेप से पीड़ित हैं, जो डिप्रेशन में हैं, उन्हें कैसे बाहर लाया जा सके, इसके लिए पुलिस ने 20 महिला पुलिस कर्मियों की टीम बनाई है। इसमें 15 उप निरीक्षक और 5 काउंसलर्स हैं। ये 15 उप निरीक्षक केस के विवेचक भी हैं। सेमिनार में इन्हें मनोचिकित्सक ट्रेनिंग दे रही है और कैसे काउंसलिंग करना है, पीड़ित को अवसाद से कैसे डिप्रेशन से बाहर निकालना है, इसके बारे में सोच रहे हैं। फिलहाल जनपद में जो रेप के पीड़ित हैं उन्हें चिन्हित करके उनके परिवार के पास काउंसलर 3 से 4 बार जाएंगे और जो पीड़ित हैं उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनको फिर जीवन की मुख्यधारा में लाने की कोशिश करेंगे। इसमें पुराने जो मामले हैं उनको नहीं ले सकते, जैसा कि मनोचिकित्सक बता रही हैं, लेकिन अगस्त के बाद जो घटनाएं घटी हैं उनके बेटियों की काउंसलिंग की जाएगी। सेवा शुरू कर रहे हैं पुलिस सखी नाम से, और उसमें जो हमारा प्रयास है वो ये है कि जो भी चाइल्ड रेप के विक्टिम्स हैं और ख़ासकर जिनमें पूरा पेनिट्रेटिव असॉल्ट हुआ है, उसमें बच्चे को बहुत मानसिक तनाव और इमोशनल तनाव होता है जो कई महीने तक उनके साथ रह सकता है। और ख़ासकर अगर वो मध्य या निम्न वर्ग के हैं तो उनको कभी भी उस तरह के हॉस्पिटल्स का या काउंसलर्स का एक्सेस नहीं होता जो कि बाहर के वेस्ट के देशों में होता है, ताकि इस प्रकार के अपराध का ट्रॉमा कम किया जा सके। ललित पंडित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, जिस तरीके से डीसीपी वृंदा शुक्ला का कहना यह है कि डिप्रेशन से निकालने के लिए बच्चियों को, युवतियों के लिए काउंसिल किया जाएगा, ये ग्राउंड पर कितना असरदार होगा और किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर डीसीपी वृंदा शुक्ला जो महिला सुरक्षा डीसीपी हैं उनके द्वारा बताया गया कि एक सुविधा जो कि पुलिस सखी के नाम से एक नई पहल इनके द्वारा शुरू की जा रही है, जिसमें जितने भी दुष्कर्म पीड़ित हैं उनको लेकर के उनको अगर उनके साथ दुष्कर्म होता है उसके बाद में जो अवसाद में वो लोग चले जाते हैं, समाज से अलग कट जाते हैं, समाज के बीच में आने से डरते हैं, उसको लेकर के उनकी काउंसलिंग की जाएगी। जिसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के जो सामाजिक संस्थान है उनके द्वारा इसकी काफी सराहना की जा रही है। बताया जा रहा है जिसमें जो महिलाओं के प्रति वुमेन सेफ्टी की टीम बनाई गई है, वो अभी तो इसकी टीम बनाई गई है पुलिस सखी की, उसमें 20 महिला पुलिसकर्मियों को लिया गया है, 15 उप निरीक्षक है जिनमें से, और 5 काउंसलर हैं। इनमें जो 15 उप निरीक्षक हैं वो इन मामलों के भी उप निरीक्षक मामलों के भी विवेचक हैं जो कि इनके रेप के केस चल रहे हैं। साथ में इसमें पूरी तरह से एक तो साथ में काउंसलिंग भी करेंगे प्लस उस मुकदमे की विवेचना करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो दुष्कर्म पीड़िता है उनके लिए बड़ी फायदेमंद है। जिस तरह वो समाज से अलग थलग चली जाती हैं तो उससे उनको वापस आने में, समाज के साथ में घुल मिल करके बातचीत करने में उनको आसानी रहेगी, इसके लिए काउंसलिंग कराई जा रही है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर बागपत से, जहां पर कुख्यात अपराधी सुनील राठी की संपत्ति की आजकुर्की की जाएगी। बड़ी संख्या में 6 थानों के फोर्स समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। गैंगस्टर के मामले में होकर सुनील राठी की संपत्ति की कुर्की। पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन राजबाला राठी का बेटा है सुनील राठी। माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी भी है सुनील राठी। टेकरी कस्बे में होगी वेस्ट यूपी के कुख्यात अपराधी की संपत्ति की कुर्की। तो बड़ी संख्या में 6 थानों की फोर्स और अधिकारी भी मौजूद हैं।
तो वहीं प्रयागराज पुलिस ने चिटफंड कंपनी के एमडी को किया गिरफ्तार। चिटफंड कंपनी के एमडी पर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेईमानी, धोखाधड़ी और अन्य कई धाराओं में वांछित चल रहा था आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी ने पुलिस अफसरों को अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश भी दिए। जी भाई साहब, समस्या ये है कि एक आदमी है शिवजी गुप्ता जी हैं। ये दिल्ली के रहने वाले आदमी हैं। ये इन्होंने किया क्या, ये एक सोसाइटी इनका दीवार में इन्होंने मकान बना रखा है दिल्ली में, रोहिणी में ये रहते हैं। उनका डिटेल पता है। रहने वाले प्रॉपर इनके निवास ये कहाँ है? रायबरेली के साथ कहा जा रहा है कि रायबरेली इनका मूल निवास है, लेकिन इसमें प्रेजेंट टाइम में सारा कुछ रायबरेली से क्लोजअप करके वो दिल्ली में इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तो बना सर आप लोगों का इनसे क्या लेना देना है? हम लोगों का लेना देना सिर्फ इतना है जी। कि इन्होंने एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत एक सोसाइटी रजिस्टर्ड कराई, जिसमें इंटायर फैमिली, इनकी पत्नी नीलम गुप्ता, इनकी सिस्टर, इनके भाई हाँ। और इनके जो है बहनोई, ये सारे लोग